Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Paradise College. Dear students, इससे प्रीवियस क्लास में आपके सामने हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्कस किया था, उसके यूनिट पे बात की थी, वोल्ट को डिफाइन किया था। ये बात आपके सामने रखी थी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क किया जाता है तो वो वर्क चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। ठीक है, तो हमने उसको दो तरह से डिफाइन किया था और वो सारी बातें उम्मीद है कि आपके ज़हन में होंगी। देखें, आज के लेक्चर का जो हमारा टाइटल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हम एक नई टर्म की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये आपकी बुक में जो आर्टिकल है उसका टाइटल नेम कुछ इस तरह से बताया गया है कि डिस्कस करें इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, या बाजू का क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दरमियान रिलेशन बयान करें। तो मैं आपको बताता चलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दरमियान रिलेशन भी बेसिकली पोटेंशियल ग्रेडियंट की टर्म में बताया जाएगा। सो हमें सबसे पहले ग्रेडियंट का पता होना चाहिए। तो आज हम आपके लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले शुरू की स्लाइड में ग्रेडियंट को एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज ग्रेडियंट। आइए शुरू करते हैं, क्योंकि ग्रेडियंट आपके लिए एक फर्स्ट इंटर के लेवल पर एक बिल्कुल नई टर्म है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको एक एग्जांपल के साथ आपके सामने पहले रखूं। व्हाट इज ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन? कोई आपसे पूछे कि किसी फंक्शन का ग्रेडियंट, वो फंक्शन कोई भी हो सकता है। मैं एग्जांपल दूंगा तो वहां पे आपको पता लग जाएगा। कोई भी फंक्शन है, उसका ग्रेडियंट बेसिकली कोई भी फंक्शन है उसका ग्रेडियंट बेसिकली क्या कहलाता है? तो बेटा डेफिनेशन पे गौर कीजिए कि फंक्शन के चेंज होने का मैक्सिमम रेट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब ये वर्डिंग भी आपको थोड़ा सा एक कंफ्यूज शुरू में कर सकती है। तो किसी फंक्शन के इंक्रीज होने का, या आप ये भी कह सकते हैं किसी फंक्शन के चेंज होने का मैक्सिमम रेट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये मैं आपको वर्डिंग आपको दिखाने लगा हूं स्क्रीन पे, पहले गौर कीजिएगा। मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्केलर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो बेटा विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस का मतलब है हमने स्केलर फंक्शन का सिर्फ रेट को कोई इंक्रीज होने को या चेंज होने को देखना है डिस्टेंस के लिहाज से, लेकिन ऐसे पाथ पर देखना है, ऐसी डायरेक्शन पे देखना है कि जिस डायरेक्शन में रेट मैक्सिमम आए। तो ये रेट कब मैक्सिमम आएगा, जरा इधर गौर कीजिएगा। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये है कि किसी फंक्शन का ग्रेडियंट बेसिकली कहलाता है फंक्शन में चेंज डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। तो बेटा डिस्टेंसेस तो बेशुमार हो सकते हैं फंक्शन में चेंज लाने के, लेकिन आपने उस पाथ को फॉलो करना है जिस पाथ पर डिस्टेंस कम से कम है। और यकीनन डिस्टेंस कम से कम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो सकता है, क्योंकि हर डायरेक्शन में डिस्टेंस मिनिमम नहीं आता। सो आपने याद रखना कि ये स्केलर फंक्शन में चेंज का रेट है, और रेट किसके लिहाज से? डिस्टेंस के लिहाज से है। और डिस्टेंस कौन सा लेना है? मिनिमम। तो उस खास डायरेक्शन में जब स्केलर फंक्शन के चेंज की बात करेंगे तो वो कहलाएगा ग्रेडियंट। सो इंप्लाइज दैट ग्रेडियंट कहलाता है किसी फंक्शन में चेंज का मैक्सिमम रेट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। अच्छा, जब इसको मैं डायग्राम पे आपको दिखाऊंगा तो आपकी और ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आइए इसकी एक मैथमेटिकल शक्ल मैंने आपके सामने रखी। चेंज ऑफ फंक्शन का मतलब है डेल्टा एफ, यानी कोई फंक्शन था उसका ग्रेडियंट क्या कहलाया? फंक्शन में चेंज डिवाइडेड बाय चेंज इन डिस्टेंस
और ये रिजल्ट कब मैक्सिमम आएगा? जब डिनोमिनेटर्स मिनिमम होगा। तो बेटा डिनोमिनेटर मिनिमम से मुराद है आप ऐसे पाथ को फॉलो करें कि जिस पाथ पर फासला कम से कम हो और फंक्शन में चेंज मैक्सिमम आए। सो ऐसे चेंज का रेट कहलाता है ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म के बाद अब मैं आपको एक एनिमेटेड डायग्राम दिखाऊंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि इस एनिमेटेड डायग्राम को देखने के बाद आप ग्रेडियंट को पहले समझ जाएंगे। देखें, ग्रेडियंट को समझेंगे तो हम पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात कर सकेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूं, प्लीज गौर कीजिएगा। सबसे पहले हम आपके सामने अर्थ दिखा रहे हैं, जमीन। आप जानते हैं कि जमीन का एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जमीन से हम किसी चीज को जब उठाते हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बॉडी में पोजेस होती है, आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। हमने जमीन से ऊपर एक सफियर लिया, ये डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है, ये एक सफियर है। अब बेटा इस पूरे सफियर पे जमीन की हाइट जो है वो कांस्टेंट है आइडियल केस में। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि इस पूरी सरफेस की पर अगर हाइट h1 है तो इस पूरे सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh1। तो इससे ऊपर एक और सफियर है, इस सफियर की हाइट h2 है, तो इस पूरी सफियर पे पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh2। जरा देखिए, पहले वाले सफियर पे मैं पॉइंट ए बनाता हूं। इस पॉइंट ए पर हाइट अगर h है तो बेटा इस पूरी सफियर पर जो हाइट है वो h1 होगी। लिहाजा इस पूरी सरफेस पर, यानी इस सफेरिकल सरफेस पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होगी mgh1। और ऊपर वाले सफियर पे मैं फिर एक पॉइंट बनाता हूं, पॉइंट बी। इसकी हाइट h2 है, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh2। अब जो बात आपको समझाना चाहता हूं, जरा इस पे गौर कीजिएगा। वो बच्चे कुछ इस तरह से है कि अगर मैं इस सरफेस से ऊपर वाली सरफेस पे जाता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी mgh1 से बढ़ के mgh2 हो जाती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है। ठीक है, लेकिन मैं बेटा अगर ए से बी तक जाने का सीधा सीधा पाथ लेता हूं, या मैं पाथ ए से सी वाला लेता हूं, तो मैं पाथ चाहे ए से बी वाला लूं, कम से कम डिस्टेंस वाला, या ए से सी वाला लूं, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज एक जितना आएगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे डिपेंड कर रही है। तो यकीनन आप mgh1 से mgh2 तक जाएंगे, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में चेंज सेम होने के बावजूद उसका रेट सेम नहीं होगा। कैसे? आइए देखते हैं। अगर मैं ए से बी तक जाता हूं तो मुझे डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा डेल्टा r1। अगर मैं ए से सी तक जाता हूं तो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा डेल्टा r2। तो मुझे ये बताइए कि किस पाथ पर डिस्टेंस कम से कम होगा? तो बेटा वो तो सीधे सीधे पाथ पर ए से बी के अलोंग डिस्टेंस कम से कम होगा। हालांकि चेंज पोटेंशियल एनर्जी में सेम आया। मैं इसको दिखाने लगा हूं स्क्रीन पे। पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया? mgh2 माइनस mgh1 फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन रेट ऑफ चेंज कब मैक्सिमम था? जब आप ऐसे पाथ को फॉलो करें जिस पाथ पे आपको डिस्टेंस कम से कम कवर करना पड़े। तो बेटा अगर ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो वो क्या होगी? ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज डिवाइडेड बाय मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस ए से बी के अलोंग पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। और बात समझे? तो ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है पोटेंशियल एनर्जी में चेंज डिवाइडेड बाय मिनिमम डिस्टेंस। तो ये रिजल्ट कब मैक्सिमम आएगा? जब डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट होगा। और अगर हम डिस्टेंस कोई और ले लेते हैं तो डिस्टेंस पोटेंशियल एनर्जी का चेंज मैक्सिमम नहीं रहेगा बल्कि कम हो जाएगा।
तो उसको ग्रेडियंट नहीं कहेंगे। समझ आई बात? तो ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन क्या होता है? किसी फंक्शन के चेंज होने का मैक्सिमम रेट इज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, वो किसी खास डायरेक्शन में होता है। अगर आप उसको चेंज कर लेते हैं तो चेंज तो एक है लेकिन उसका रेट चेंज हो गया। तो बेटा रेट को मैक्सिमम रखने के लिए आपको डिस्टेंस को कम से कम लेना है, और वो कम से कम डिस्टेंस किसी खास डायरेक्शन में होता है, हर डायरेक्शन में नहीं होता। मैं उम्मीद करता हूं कि ग्रेडियंट को आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि ग्रेडियंट सिर्फ चेंज नहीं बताता बल्कि चेंज का मैक्सिमम रेट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस बताता है। तो बेटा विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस तभी होगा मैक्सिमम रेट जब डिस्टेंस मिनिमम होगा। ठीक है, अब इस बात को एक नज़र दोबारा देख लीजिए। मैं इस डायग्राम को एक स्पीडीली ब्रेक करके दिखा देता हूँ। ज़मीन है, ज़मीन से ऊपर हमने एक सफ़ियर सपोज किया, इस सफ़ियर पे हाइट h1 है, इससे ऊपर एक और सफ़ियर लिया जिस पे हाइट h2 है। बताइए अगर हम इस हाइट से इस हाइट तक जाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी mgh1 से mgh2 होती है। ठीक है, तो अगर हम mgh1 से mgh2 मैक्सिमम रेट की बात करते हैं तो हम किस पाथ पे लेंगे? वो पाथ जिसके अलोंग डिस्टेंस कम से कम है। वरना एक पाथ ये भी है लेकिन इस पे डिस्टेंस ज़्यादा है, तो आप देखेंगे कि इस केस में डेल्टा R1 और डेल्टा R2 दो डिस्टेंसेस में से कम डिस्टेंस कौन सा है? तो आपको नजर आ रहा है डेल्टा R1। हालांकि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज एक जितना आया, लेकिन ग्रेडियंट क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी में चेंज डिवाइडेड बाय मिनिमम डिस्टेंस। ओके, तो ये बन जाएगा मैक्सिमम रेट। आइए अब हम इससे नेक्स्ट अपनी बात को लेके चलने लगे हैं। प्लीज आप गौर कीजिएगा। एक छोटा सा नोट आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, और वो नोट क्या बता रहा है कि फंक्शन बेशक स्केलर था लेकिन जब उसका ग्रेडियंट लेते हैं तो रिजल्ट वेक्टर आता है। क्यों? क्योंकि ग्रेडियंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। ये बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन in a specific direction. What kind of direction? The direction along which the distance is minimum. So rate will be maximum. तो ग्रेडियंट की टर्म क्योंकि आपके लिए नई टर्म थी, मैंने इसको काफी डिटेल में बार बार बताया ताकि अब हम पोटेंशियल ग्रेडियंट पे बात कर सकें। एक डायग्राम और देख लीजिए। ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन फिर क्या होता है? फाई अगर फंक्शन था तो उसका ग्रेडियंट फंक्शन में चेंज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, और ये रिजल्ट क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। और इसका कोई ना कोई यूनिट वेक्टर होता है क्योंकि ये किसी खास डायरेक्शन में है। तो बेटा खास डायरेक्शन में मैक्सिमम रेट कब आएगा? जब डिनोमिनेटर यानी डिस्टेंस कम से कम होगा। आइए एक डायग्राम हम इलेक्ट्रिक चार्ज से आगे के लिहाज से देखते हैं। आप देख रहे हैं एक चार्ज के गिर्द हमने छोटे छोटे डॉटेड सर्कल्स बनाए हैं। पहली सरफेस का नाम 1 रखा, दूसरी का 2 और तीसरी का 3। मैं आपके सामने एक बात रखता हूं, अगर मैं सरफेस 3 से सरफेस 2 तक आता हूं तो पोटेंशियल कम से ज्यादा होगा। 2 से 1 तक आता हूं पोटेंशियल और ज्यादा होगा। तो मुझे बताएं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा? पोटेंशियल में चेंज डिवाइडेड बाय मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस कब हम फॉलो करेंगे? जब हम स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेंगे। इसका मतलब है कि यकीनन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस का ग्रेडियंट क्या कहलाएगा? पोटेंशियल में चेंज डिवाइडेड बाय दैट डिस्टेंस इन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज मिनिमम। ले अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बाकायदा तौर पर चलेंगे ताकि ग्रेडियंट वाली टर्म जो हमने देखी इसको अब हम अपने क्वेश्चन में अप्लाई कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट। डियर स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट ये है, आपको ये स्टेटमेंट इस तरह भी पूछी जाती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बयान करें इन टर्म ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, बाजों का स्टेटमेंट ये कह दी जाती है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दरमियान रिलेशन को एक्सप्लेन करें। सो मैं बताता चलूं, ये सवाल दोनों तरह से पूछा जा सकता है।
अब आपके सामने बेटा ये जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी है, इस स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन को हम आपके सामने रखेंगे और फिर इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। डेफिनेशन कुछ इस तरह से की जाती है, दिस may define as negative of gradient of electric potential, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ग्रेडियंट का नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल होता है। दोबारा सुन ले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ग्रेडियंट, अब ग्रेडियंट का मतलब क्या है? पोटेंशियल के चेंज होने का मैक्सिमम रेट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये बात आपको एक्सप्लेन मैं करूंगा डायग्राम में, तो आप ज्यादा बेहतर समझेंगे। पहले डेफिनेशन सुन लें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ग्रेडियंट का नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चेंज का मैक्सिमम रेट, उसका नेगेटिव बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर है नेगेटिव ऑफ, ये देख रहे हैं ब्रैकेट में क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चेंज का, यानी डेल्टा वी चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा आर। और ये रिजल्ट कब मैक्सिमम आएगा? जब डिस्टेंस मिनिमम होगा। और ये माइनस का साइन क्या बता रहा है? इस चीज को अब हम अपने लास्ट पे जाके देखेंगे। फिलहाल हमने इस बात को प्रूफ करना है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों को रिलेट किया गया है। ठीक है, इस रिलेशन को प्रूफ करेंगे। तो डायग्राम को यूज करते हुए जब हम इसको प्रूफ करेंगे तो ये बिल्कुल आपको मुश्किल नहीं लगेगा, हम दो क्वांटिटीज को रिलेट कर लेंगे। आइए शुरू करते हैं। एक्सप्लेनेशन। स्टूडेंट्स, हम आपके सामने ये बात रख रहे हैं, लेट्स कंसीडर, बेटा हमारे पास दो मेटल की प्लेट्स हैं जिन पे ऑपोजिट चार्ज है। एक प्लेट का नाम A है और एक प्लेट B है, और इनके दरमियान स्मॉल सेपरेशन है। और सेपरेशन इतनी स्मॉल है कि दो प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म रहे। अब हम इसको फिगर में आपको दिखाते हैं कि ये आपको मेटल की प्लेट्स दिखाई गई हैं। आप जरा गौर से देखिए, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरी पे नेगेटिव चार्ज। तो देखें ऑपोजिटली चार्ज जो प्लेट्स हैं, ये एक प्लेट A है और एक प्लेट B है। ठीक है, और इनके दरमियान डिस्टेंस इतना स्मॉल रखना है। आपको यहां तो लग रहा है कि फासला काफी है, लेकिन ये डिस्टेंस इतना स्मॉल होना चाहिए कि इनके दरमियान फील्ड की शिद्दत यूनिफॉर्म रहे। ठीक है, और अब मैं आपसे एक बात, ये देखें रेड लाइंस आपको नजर आ रही हैं जो बता रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव। ये रेड कलर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको दिखाई गई है। एक कॉमन सेंस का मैं सवाल आपसे पूछता हूं, अगर इन प्लेट्स के दरमियान हम एक टेस्ट चार्ज को रखें, ये आप देख रहे हैं टेस्ट चार्ज, और आपको ये बात हम पीछे बारहा बताते आए हैं कि टेस्ट चार्ज हमेशा यूनिट पॉजिटिव होता है। बताएं ये टेस्ट चार्ज खुद ब खुद कहां जाएगा? तो ये वाली प्लेट इसे रिपेल करेगी और नेगेटिव वाली अट्रैक्ट करेगी, और इस पे फोर्स लगेगी ऊपर से नीचे, और इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? Q0E। इसका मतलब है टेस्ट चार्ज प्लेट्स के दरमियान जब भी रखते हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आता है। ओके, अब बताएं पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? वर्क डन पर यूनिट चार्ज अगेंस्ट द फील्ड। तो अगर हम इसको A से B तक लाते हैं तो हमें अगेंस्ट द फील्ड वर्क करना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जा रहे हैं और ये सारी डायग्राम अगली स्लाइड के ऊपर आ जाएगी, तो जिसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल A और B के दरमियान फाइंड करेंगे और फिर ये वाला रिलेशन उसमें प्रूफ करेंगे। तो आइए, ये मैं स्लाइड चेंज करने लगा हूं, आप इसको 1 मिनट के लिए देख लीजिए, इसमें हमने किन बातों को रखा है। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट के टाइम में आप इन सारी बातों को एक नजर के लिए देख सकते हैं। करंट का जी स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने बेटा इस डायग्राम को नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जा रहा हूँ। आइए चलते हैं।
तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चूंकि इस डायग्राम की ज़रूरत थी, इसको हम आपके सामने दोबारा बना रहे हैं। बेटा ये डायग्राम आप देख चुके हैं, ए प्लेट बी प्लेट दोनों के दरमियान टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है। बच्चों गौर से देखना, इस पे जो फील्ड फोर्स लगा रहा है वो ऊपर से नीचे है। इस फोर्स की वैल्यू है Q नॉट E, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स। मुझे ये बताइए, अगर मैं इस पॉइंट चार्ज को A से B की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, यानी नीचे से ऊपर, तो बेसिकली तब वर्क करेंगे अगेंस्ट द फील्ड। जैसे मैंने ज़मीन और पत्थर वाली मिसाल दी थी कि पत्थर को जब ज़मीन से उठाते हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट वर्क करते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर हमें इसे ए से बी की तरफ लेके जाना है तो इस फोर्स के अगेंस्ट हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। और ये एक्सटर्नल फोर्स कम अज कम इस फोर्स के बराबर होनी चाहिए, वरना हम कभी भी अगेंस्ट द फील्ड वर्क नहीं कर सकेंगे। अच्छा, हम अगेंस्ट द फील्ड वर्क क्यों करना चाहते हैं? तो डेफिनेशन देखिए कल वाली, कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन per unit charge from one point to another against the field by keeping electrostatic equilibrium implies that कि हमारी external force इलेक्ट्रिक फोर्स के एग्जैक्टली बराबर होनी चाहिए, तब ये चार्ज इक्विलिब्रियम के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करेगा और वर्क होगा अगेंस्ट द फील्ड। सो बच्चों, अगेंस्ट द फील्ड वर्क कराने के लिए हमें इस एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत थी। तो अब हम इस बात को आपके सामने रखना चाहते हैं कि ए और बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो बेटा मैथमेटिकल फॉर्म आप पढ़ चुके हैं, मैं उसका फार्मूला आपके सामने दोबारा लिख रहा हूँ। ए और बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज अगेंस्ट द फील्ड। बताइए, अगेंस्ट द फील्ड वर्क पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? तो कॉमन सेंस की बात है कि वो वर्क नेगेटिव होता है, क्योंकि फील्ड के ऊपर फील्ड की फोर्स तो लग रही है ऊपर से नीचे और आप इसको मूव करा रहे हैं नीचे से ऊपर। सो हमारा वर्क अगेंस्ट द फील्ड होगा। और इसी वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम अगर फाइंड कर लें तो ए और बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड हो जाएगा। आइए, क्यू नॉट क्या था, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जिसको ए से बी तक मूव कराया अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। व्हाट डज इट मीन? तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रखने के लिए फिर क्या बात हुई कि हमें एक्सटर्नल फोर्स एग्जैक्टली उतनी लगानी है जितनी फील्ड की फोर्स है। अगर उससे कम लगाएंगे तो वर्क नहीं कर सकेंगे, और अगर ज्यादा लगाएंगे तो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। सो इस फोर्स की मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली इस डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होगी। समझ आई बात? सो हम एक्सटर्नल फोर्स को इस फोर्स के बराबर लगाते हुए इसको एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक मूव कराएंगे और हमारा वर्क अगेंस्ट द फील्ड होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो ये इक्वेशन 1 है हमारी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलने लगे हैं। अब हम बच्चों इस वर्क की वैल्यू को पहले फाइंड करेंगे। जब हम वर्क की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो फिर बच्चों हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो मैं आपको इस नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जा रहा हूँ। ये डायग्राम हमारी नेक्स्ट स्लाइड में भी आ जाएगी। तो बाकी जो वर्क है वो इसी स्लाइड पे रहेगा। और अब हम इस वर्क को कैलकुलेट करने लगे हैं, WAB, ए से बी की तरफ अगेंस्ट द फील्ड बाय मींस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स कीपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। वी नो दैट वर्क का फॉर्मूला फर्स्ट ईयर में आप पढ़ के आए हैं बेटा, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। ओके, और डॉट को जब ओपन करते हैं तो कॉस थीटा आता है। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेके जा रहा हूँ। ये सारी डायग्राम आपके सामने हमने दोबारा बना दी। और बच्चों मुझे ये बताइए, हमारा वर्क नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा? क्योंकि
एक्सटर्नल फोर्स डाउनवर्ड थी और हम ए से बी को जाएंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड होगा। याद रखिए वर्क का नेगेटिव और पॉजिटिव होना ये भी फोर्स पे डिपेंड करता है कि हम किस फोर्स के लिहाज से बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिहाज से हमारा वर्क नेगेटिव आएगा। तो हमने पीछे जो फार्मूला देखा ये डॉट प्रोडक्ट वाला, इस डॉट को जब हम ओपन करेंगे तो एफ डी कॉज 180 आएगा, क्योंकि फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है। तो देखिए डॉट को ओपन किया कॉज 180 आया। आप जानते हैं ये बात बारहा कर चुके हैं, कॉज 180 -1 होता है। तो बच्चों हमारा वर्क आ गया माइनस एफ डी। दिस वर्क इज नेगेटिव बिकॉज हमने क्या बात की थी कि एक्सटर्नल फोर्स एग्जैक्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर रखनी है। तो F की जगह आप Q नॉट E पुट कर सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट की जगह डेल्टा R पुट कर दें, क्योंकि सेपरेशन हमने बहुत संभाल रखी है। तो हमारी वर्क वाला रिजल्ट क्या बनेगा, F की जगह आ गया Q नॉट E और D की जगह आ गया डेल्टा R। तो रिजल्ट आ गया माइनस क्यू नॉट ई डेल्टा आर। स्टूडेंट्स प्लीज गौर कीजिएगा, जब हम इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 जो आपको अभी दिखाई थी, ये इक्वेशन नंबर 1 है पिछली स्लाइड में, इस वर्क की वैल्यू को पुट कर रहे हैं। तो वर्क की वैल्यू को जब हमने पुट किया, ये वैल्यू है, तो बेटा क्यू नॉट ई डेल्टा आर ओवर क्यू नॉट आ गया, क्यू नॉट से हो गया कैंसल। जब कैंसल हो गया तो ये रिजल्ट आ गया माइनस ई डेल्टा आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ई किसके बराबर आया, ई बराबर आएगा बेटा माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। जरा याद करें अभी क्या पढ़ा था, डेल्टा वी क्या है, पोटेंशियल में चेंज, डिवाइडेड बाय डेल्टा आर, तो क्या बन गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल अगर मैक्सिमम हो तो इसको कहेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। और माइनस का साइन क्या बता रहा है, माइनस के साइन पे हम बात अब करने लगे हैं। ये मैथमेटिकल फॉर्म जो हमने डेफिनेशन में पढ़ी थी ये प्रूफ हो गई। अब इसको थोड़ा सा कंक्लूड करना है आज के दिन के लिए। अगर आपको क्वेश्चन में टाइम कम मिले तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है, क्योंकि आज के लेक्चर में एक्सप्लेनेशन थोड़ी ज्यादा थी। तो स्टूडेंट्स अब इस बात को कि ये हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो बेटा डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर गिव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ पोटेंशियल with distance because charge has been moved along a straight line। और डिस्टेंस मिनिमम हुआ, तो जब डिस्टेंस मिनिमम होगा तो ये क्वांटिटी कहलाएगी पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखें हम सीधे रास्ते को फॉलो करते हुए ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ गए हैं, तो हमारा जो डिस्टेंस है वो मिनिमम है। जब डिस्टेंस मिनिमम होगा तो डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर मैक्सिमम आएगा और इसी मैक्सिमम रेट को क्या कहेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो क्या बात समझ आई, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पोटेंशियल ग्रेडियंट के नेगेटिव के बराबर है। इसका क्या मतलब है जरा सुनिए, हम जब मूव करके गए ए से बी तक तो पोटेंशियल लो से हाई की तरफ गए, जबकि फील्ड हाई से लो है। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पोटेंशियल ग्रेडियंट के ऑपोजिट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पोटेंशियल ग्रेडियंट के ऑपोजिट है, यानी डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ है। पोटेंशियल नीचे से ऊपर बढ़ रहा है और इंटेंसिटी ऊपर से नीचे को आ रही डायरेक्टेड है। मींस के पोटेंशियल ग्रेडियंट की डायरेक्शन नीचे से ऊपर को थी, क्योंकि हमने नीचे से ऊपर स्ट्रेट लाइन में मूव कराया, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट नीचे से ऊपर को था और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऊपर से नीचे को है, लिहाजा डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट है। लास्ट बात आपसे करने लगा हूं बेटा, जरा इस फार्मूले को एक नजर दोबारा देख लीजिए, ये वाला। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर माइनस के इक्वल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक यूनिट आपको याद है, न्यूमेरिकल में हमने पढ़ा था वोल्ट पर मीटर। तो वी का यूनिट वोल्ट है, डिस्टेंस का मीटर है। तो एक यूनिट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वोल्ट पर मीटर भी है और एक आपने पढ़ा है न्यूटन पर कूलम्ब। तो अब हम छोटा सा प्रूफ करने लगे हैं कि प्रूफ करें वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम्ब दोनों बराबर हैं। तो कर लेते हैं, बहुत आसान बात है।
जरा गौर कीजिएगा, मैं लेफ्ट हैंड साइड आपके सामने लेने लगा हूं, वोल्ट पर मीटर। तो बेटा वोल्ट किसके बराबर है? एज वोल्ट आप जानते हैं, कल पढ़ा था जूल पर कूलम, तो वोल्ट की जगह पुट किया जूल पर कूलम, और मीटर एज इट इज आ गया। इसको मैंने पूरा हल नहीं किया, मैंने लिख दिया नेक्स्ट। वो इसलिए कि अगला हिस्सा आप खुद करेंगे। बच्चों फर्स्ट ईयर में आप पढ़ के आए हैं, जूल किसके बराबर होता है? न्यूटन मीटर के। ठीक है, तो जब जूल को न्यूटन मीटर पुट करेंगे तो मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूटन पर कूलम रिजल्ट आ जाएगा। और जब रिजल्ट न्यूटन पर कूलम आएगा तो देन आप बेटा ये कहेंगे कि न्यूटन पर कूलम, ये रिजल्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब आप के ज़हन में कोई भी क्वेश्चन है किसी किस्म का, तो आप अपने माइक्स ऑन कर लीजिए ताकि हम आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको प्रोवाइड कर सकें। जी स्टूडेंट्स प्लीज़